अध्यक्ष वो तलवार भेंट करेंगे श्रीमाली साहब को। और सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि तालियां बजाएं। और हरि सिंह जी तलवार भेंट कर रहे हैं। मेवाड़ का नेता कैसा हो? श्रीमाली साहब जैसा हो। मेवाड़ का नेता कैसा हो? श्रीमाली साहब जैसा हो। इंटक जिंदाबाद, इंटक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंटक जिंदाबाद। मैं मेवाड़ का नेता निवेदन करूं कैसा हमारे हो? दिलों पे राज करने वाले प्रदेश के मजदूर कर्मचारियों किसानों पे श्रीमाली साहब से कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। सुखड़िया जी और सक्तावत साहब की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बाबा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, हम सब है इंटर कांग्रेस के साथी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय हिंगलाज धोनी माता की। इंटर द्वारा आयोजित आज इस सम्मान समारोह में आज की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई परम आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, हमारे इंटर के वरिष्ठ नेता और मेरे मार्गदर्शक परम आदरणीय हमारे बीच में सज्जन जी कटारा साहब पधारी है। मैं चाहूंगा कि मंच पर उनका आसन ग्रहण करें और उनका सम्मान भी चंदा जी सुवालका को कहूंगा कि वो शाल और उनको माला पहनाकर आप सम्मान करें। हमारे उदयपुर ग्रामीण की पूर्व विधायिका एवं वर्तमान प्रधान सज्जन जी कटारा का जोरदार तालियों से आप चंदा जी बाला शाल और उपरना पहनाकर मैडम का आप दोनों महिला आ जाए कि उपरना। एक मिनट उनसे चंदा जी। हाँ तो हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि सज्जन जी कटारा, लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब, मणि साहब, अजय सिंह जी, पंकज जी शर्मा साहब, खींची साहब और हमारे हिंदू सेक्टर जी अजय सिंह जी, हरीश जी शर्मा, नारायण जी गुजर, खयाली जी मालवी और पीछे बैठे हुए सभी का नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। जिनके नाम मेरे जुबा पे आ गए वो जुबा पर, और जिनके नाम नहीं आए वो मेरे दिल में, और सामने बैठे हुए मेरे सभी, यहाँ तक मजदूर से मंत्री तक के सफर में साथ देने वाले मेरे सामने बैठी हुई मेरी ताकत, मेरी इबादत और मेरे भगवान, आप सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। वो कहते हैं लोग के गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये बिल्कुल सार्थक आपके सामने है कि एक 14 साल का बच्चा हल्दी घाटी से नंगे पांव उदयपुर में आता है और एक बाल श्रमिक से उसका जीवन शुरू होता है, और 17-18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक ई ग्रेड में झाड़ू सफाई करने वाले मजदूर में भर्ती होता है। और जिसने कभी कल्पना भी नहीं की कि वो एक
बाकी लोकल यूनियन का अध्यक्ष बनेगा, कि जिले का अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेगा, कि राज्य का मंत्री बनेगा, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनेगा, वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, ईएसआई रीजनल बोर्ड में डायरेक्टर बनेगा, कि कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनेगा, कि कई जगह का प्रभारी और पर्यवेक्षक बनेगा, और देश का 2 बार भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने विश्व सम्मेलन में जाएगा। ये वो गीता के उस स्लोगन में लिखा है। आप अगर किसी को हानि नहीं पहुंचाते हुए कर्म करते रहो, किसी की प्रतिद्वंदिता नहीं करके, अपन लोगों के विकास में, कल्याण में, उनकी मदद में अगर निस्वार्थ काम करोगे तो प्रभु श्री कृष्ण आपको उस जगह अवश्य पहुंचाएगा। वो कर्मयोगी है कृष्ण, उसने कर्म करने वाले को मुकाम दिया है। और मैं इसलिए कहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इंटर के कार्यकर्ता, मैंने जिस स्थान पे पहुंचा वो कोई भी काम करने वाला आ सकता है, उसके लिए कुर्सी हमेशा के लिए खुली है। होता क्या है कि लोग काम करते हैं, एक काम करने वाले के 10 टांग खींचने लग जाते हैं। मैं कभी टांग खींचने में विश्वास नहीं। मैं मेरे साथियों से कहता था कि मैं काम कर रहा हूं, मैं 8 घंटा करता हूं, 10 घंटा करता हूं, मुझे वही पछाड़ सकता है जो मेरे को 12 घंटा काम करेगा, वो मुझे मैदान में पछाड़ सकता है। और जब तक मैं काम कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं पछाड़ सकता है। क्यों? नीति, नियत और नेतृत्व एक ऐसी चीज है कि आपकी नीति सही है, आपकी नियत साफ और आप नेतृत्व सही ढंग से करते हो तो किसी बड़े नेता के घर में पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान के घर में पैदा हुआ, झोपड़ी में, और यहां तक मंत्री बना। इसलिए ये बैठे हुए भी झोपड़ी में पैदा हुए लोग हैं। और अशोक गहलोत ने ये बता दिया इस मेवाड़ में कि एक झोपड़ी में पैदा होने वाला जो मजदूर कौम की नुमाइंदगी करने वाला, जिसमें 18 भूगत में लगे और 8 बार जेल में गया, जिसके 3 बार प्राणघातक हमले हुए, वो ऐसा व्यक्ति मजदूर की आवाज के लिए लड़ने वाला, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार से टकराया। और 5 बार जेल में मैं गया हूं कांग्रेस की सरकार के समय, और 3 बार गया हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। क्योंकि मेरी बिरादरी, मेरी जाति और मेरी समाज वो एक समाज है जो वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग, जिसका पसीना बहता है और उस पसीने की कीमत उसको नहीं दी जाती है। और उस पसीने की कीमत को वसूल करने के लिए मैं बड़े से बड़े पूंजीपति और बड़े से बड़े प्रशासनिक सरकार के मंत्री और टकराता हूं और उनसे लोहा लेता हूं। और हल्दी घाटी की मिट्टी ने मुझे वो फौलादी हौसला दिया है जो महाराणा प्रताप ने एशिया के शासक अकबर को चुनौती दी थी। उस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं। और लोगों ने तो नाम सुना होगा और वो अन्न खाया होगा जब पानी से पैदा हुआ हो। मैंने वो अन्न खाया जब खून से पैदा हुई फसल का अन्न खाया, हल्दी घाटी का। और उस हल्दी घाटी ने ये सिखाया है कि स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खा लेना, लेकिन गुलाबी को स्वीकार मत करना। मेरे आज सीनियर लीडर जिनकी तस्वीर पे माला चढ़ा रहा हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आजादी में इस मजदूर संगठन की स्थापना में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी, उन्होंने एक इस संस्था की देश की आजादी के लिए नींव रखी कि जब मुल्क आजाद होगा, इस मुल्क में मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस सत्ता में आएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के सामने मजदूरों की नीतियां कौन बनवाएगा? तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को निर्देश दिए कि कांग्रेस से अलग हटकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना करे और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सरकार के सामने मजदूरों की नीतियां और रीतियां को बनवाने की लड़ाई लड़े। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आज आपने सुना होगा हमारा अन्य श्रम संगठन भी है, उनकी रीति नीति उनके राजनीतिक दल तय करते हैं कि कौन भारतीय मजदूर संघ का नेता होगा, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का एटक का नेता होगा, कौन सीटू का होगा, कौन एचएमएस का नेता होगा। लेकिन इंटक एक ऐसी संस्था है जो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने हमारे को वो अधिकार दिया
कि हमारा नेता कौन बने, उसमें सोनिया गांधी जी या मल्लिकार्जुन जी की खड़के तय नहीं करते। हिंदुस्तान के मजदूर डेलीगेशन चुन के और अपना नेता चुनते हैं, और इसीलिए मजदूरों की आवाज के सामने संजीव रेड्डी, मनमोहन सिंह जी के सामने भी हड़ताल के लिए जाते हैं। ये किसने? ये कांग्रेस के नेताओं ने इंटक को अधिकार दिया। अगर कांग्रेस के नेता उस समय इंटक के नेताओं को अधिकार नहीं देते तो जगदीश राज श्रीमाली एक झाड़ू लगाने वाला मजदूर मंत्री तक नहीं पहुंच पाता। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि मजदूर की आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, सत्ता के ताकत के सामने वो दबती नहीं चाहिए। ऐसे महान नेताओं ने इस संस्था की नींव रखी। और आज मैं अशोक जी गहलोत को दिल की गहराइयों से पार्टी के हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे, वेणुगोपाल जी और सुखविंदर सिंह जी रंधावा और हमारे मेवाड़ के नेता सीपी जोशी जी, गिरजा जी, रघुवीर जी मीणा और तमाम नेताओं का दिल से आभार। महेंद्र जी सिंह जी मालविया का और मेरे श्रम मंत्री पूर्व टीकाराम जी जूली और अभी वर्तमान में सुखराम विश्नोई जी का आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार 75 साल में मजदूरों का लिए बोर्ड का गठन हुआ। उस बोर्ड में एक मजदूर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये मजदूरों की आवाज सत्ता में भागीदारी निभाए और मजदूर की बात को मनवाए। ये सोच है कांग्रेस के पार्टी की, ये आला नेताओं की, इस महान पार्टी की जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। उन महान नेताओं ने देश की आजादी के पहले इंटक की स्थापना की और उन महान नेताओं ने मजदूर को सत्ता में भागीदारी दी। इसलिए कहा गया है कि कांग्रेस का हाथ और इंटक का साथ, ये हमें आने वाले समय में इस चुनौती को लोगों के सामने साबित करना है। अभी मैं राहुल जी के साथ पद यात्रा में चल रहा था। राहुल जी ने के साथ मेरा संवाद था। राहुल जी ने मुझे पूछा कि आप किस मुद्दे पे अपन बात करें। मैंने कहा भारत सरकार के नए श्रम कानून के ऊपर मैं बात करने के लिए आया, मैं लेबर कोड के लिए बात करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा लेबर कोड में क्या ऐसी विसंगति नजर आ रही है? भारत सरकार अगर इसको लेके आई तो इसकी अच्छाई होगी, इसलिए लेके आई होगी। मैंने कहा राहुल साहब, ये देश है ना, ये शरीर है, ये शरीर के ये दो हाथ है। इन हाथों को अगर काट दिया जाए, कुचल दिया जाए, बांध दिया जाए, ये शरीर बेकार हो जाएगा। कोई हमें रोटी खिलाएगा तो खा सकते हैं, पानी पिलाए तो पी सकते हैं। भारत रूपी शरीर के दो हाथ, एक अमो और बुझाऊ, एक किसान और एक मजदूर। किसान और मजदूर इस देश का उत्पादन करते, देश निर्माण करते हैं। और इन हाथों को अगर कुचल दिया जाए, काट दिया जाए, दबा दिया जाए तो भारत कहां कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे आगे चले? उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी ने एक ही पर्दे के पीछे एक उसका एजेंडा है और पर्दे के सामने दूसरा एजेंडा। उन्होंने कहा बताइए। बहुत अच्छा, उन्होंने क्रश क्वेश्चन किए मेरे से बहुत जिज्ञासा से उन्होंने प्रश्न पूछे और मैंने हर जिज्ञासा का उनका जवाब देते हुए मैंने कहा कि मोदी, ये जो मेहनत कश कौम है ना भारत की, हम पसीना बहाने वाले किसान और मजदूर, हम 67% है, 67%, 67% इस देश की आबादी में हमारा हिस्सा है और ये सत्ता परिवर्तन करने वाली कौम है। लेकिन उसको खतरा नजर आ रहा है कि ये 67% इस देश की कौम अगर जागरूक हो जाएगी तो सत्ता को परिवर्तित कर देती है। तो उसने चाइना का वन पार्टी रूल को लाने के लिए उसने सबसे पहले हमला किया मजदूरों के कानून पे और दूसरा हमला किया किसानों पे। चाइना में क्या होता है, 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और मोदी साहब भी नए लेबर कोड में 12 घंटे ड्यूटी लेना चाहते हैं। मैंने राहुल जी से कहा कि हम 12 घंटे ड्यूटी करने चले जाएंगे, 1.5 घंटा हमको जाने में, 1.5 घंटा हमें आने में, 15 घंटा। और जब 15 घंटे घर पे जाने के बाद हम रोटी खाते खाते ही लुढ़क जाएंगे, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी। सुबह उठेंगे और वापस काम पे जाएंगे और वापस बस काम में लग जाएंगे, तो ये मानव नहीं, मनुष्य नहीं, मशीन बना दिया जाएगा। केवल हम मशीन बन जाएंगे और मशीन बनने की वजह से हमारी चेतना खत्म हो जाएगी, चिंतन खत्म हो जाएगा, सामाजिक सरोकार खत्म हो जाएगा। हम देश के लिए नहीं सोच पाएंगे, हम पार्टी के लिए नहीं सोच पाएंगे, हम राजनीति के लिए नहीं सोच पाएंगे।
ये मोदी जी चाहता है कि मजदूर और किसान की चेतना खत्म कर दो, और दूसरे तरफ पर्दे के पीछे दूसरा एजेंडा है कि पूरी पूंजी पे साम्राज्य एक परिवार का कर दिया जाए। जिस अडानी को 7 साल पहले गुजरात के लोग नहीं जानते थे, वो आज देश का नंबर 1 और दुनिया का 2 नंबर पे पहुंच गया। रेल को खरीद लिया, एयरपोर्ट को खरीद लिया, बिजली को खरीद लिया, एनडीटीवी जैसे बोलने वाला एकमात्र निष्पक्ष मीडिया था उसको खरीद लिया। पूरा अर्थतंत्र पे कब्जा कराने की चाल है कि पूंजी पे कब्जा एक परिवार का हो जाए और मजदूर और किसान की मानसिक चेतना छीन ली जाए, तो हम चाइना की तरह इस देश पे तानाशाह बन के लंबे टाइम तक शासन करेंगे। राहुल जी इस बात से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे बिल्कुल गले लगाया। उन्होंने कहा, श्रीमाली जी, इस सब विषय पे आपने जो बात बताई इसको आज दिन तक किसी ने नहीं कहा। तो मैंने कहा कि ये देश को एक दलीय व्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए सबसे बड़ी क्रांतिकारी कौम मजदूर और किसान, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात की कपड़ा मिलों को बंद करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, उस कौम पे सबसे हमला करके हमारे कानून को बदला गया। और दूसरा किसान का कानून, किसान के कानून में आपने अगुवाई करके उसको रुकवा दिया। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं भारत के मजदूरों की तरफ से, जैसे आपने किसानों के कानून को बदलवाने में आपने लड़ाई का साथ दिया, वैसे इस मजदूर कौम को भी आप साथ दीजिए। राहुल जी, मैं आपसे ये उम्मीद लेके आपसे इस पद यात्रा में आया हूं। मैं भारत जोड़ो का सही मायना जब होगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, देश बचेगा, और देश बचेगा तो कांग्रेस को बचाएगा। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा में मजदूरों की भागीदारी के लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। आप एकमात्र ऐसे नेता है जो पूंजीपतियों की चुनी हुई सरकार को आप चुनौती दे रहे हैं। मैं गुजरात में भी चुनाव प्रचार में था, मैं गांवों में गया, आप देखिए 27 साल से शासन नहीं उस प्रदेश में। वहां का कार्यकर्ता जिसको पुलिस दमन से, इनकम टैक्स से, छापे से मकान क्या बनाया तो उसको अवैध निर्माण के नोटिस से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे क्रैश कर दिया 27 साल में। अगर 27 साल में राजस्थान में राज नहीं हो और इस मंच पे अगर मुझे आपको बुलाना पड़े तो या 5 लोग भी शामिल नहीं होंगे। मैं गुजरात के लोगों को धन्यवाद देता हूं, उस गांधी की धरती को, उस वल्लभ भाई पटेल की धरती को, कि 27 साल के आतंक, धन बल, बाहुबल के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़कर वो आज साथ दे रहे। जब गांव में मैं गया तो गांव के लोगों ने मुझे क्या कहा कि भाई साहब, आपकी बात सही है, हम वोट भी कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन इस भारत में लोकतंत्र कहाँ है? हम जिसको वोट देके जिताएंगे उसको कल भारतीय जनता पार्टी वाले खरीद के उस एमएलए को लेके चले जाएंगे। तो फिर उस कांग्रेस के पार्टी को धक्का लगने की बजाय हम इन चोरों को ही वोट दे देते हैं और इनको कहते हैं ये चोरों की बारात तुम लेके घूमो। देखो कितनी बड़ी सोच। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने साफ नीति और नियत से चुनाव नहीं जीत रहे, वो दल बदल से हमारे कांग्रेस के हाथ पे जीते हुए विधायकों को खरीद कर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती पे, महाराणा प्रताप की भूमि से, कि भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और राहुल जी गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी तुलना कर लेते हैं। आ जाइए उदयपुर की सड़कों पे आमने सामने संवाद कर देते हैं। उनका बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने जवाब दे दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब पूछा मुझे गुजरात के लोगों ने कि आप राहुल जी का हिमाचल में और गुजरात में अगर दौरा बना देते तो कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होता, तो मैंने कहा हमारा नेता वोटों की फसल काटने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए देश के तमाम प्रदेशों में प्रस्ताव पारित हो रहे थे और राहुल गांधी जी ने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं भारत जोड़ो यात्रा लेके इस भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मैं इस देश की सड़कों पे उतर कर जनता के बीच में जाऊंगा और अलग जगाऊंगा। आप देखिए
एक नेता वोट डालने के दिन वो रैली कर रहा, वोट डालता हुआ लोगों से योग करता हुआ जा रहा अभिवादन, और एक नेता हिमाचल और गुजरात में नहीं जाकर वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, क्या चुनाव नहीं है, वो लोगों के बीच में जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये फर्क है। ये जन आक्रोश यात्रा किस बात की? क्या अशोक जी गहलोत के शासन में क्या कमी रही? अशोक गहलोत वो नेता है जिससे जन्म से परण से मरण तक युवाओं में, महिलाओं में, मजदूरों में, किसानों में, सभी वर्गों के लिए योजना लाके दी। आज प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, 4 साल होने के बावजूद। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैंने अमृत जी में भी कहा था, गोप जी भाई साहब, और आज भी कहना चाहता हूं, आप सैनिक बनिए, आप फौजी बन जाइए। ये 1 साल का पीरियड है, हमको बीच से ईंट बजानी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी का नेता जिस भाषा में बोलेगा हम उस भाषा में जवाब देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता मुंह से लड़ेगा, मुंह से जवाब देंगे, दिमाग से लड़ेगा, दिमाग से जवाब देंगे, और हाथ पैर चला के लड़ेगा तो हाथ पैर चला के जवाब देंगे। ये कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी देश की आजादी दिलाने वाली पार्टी। और जब हमारे देश के नेता जेलों में थे तभी अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, क्या हमारे से मुकाबला करोगे? हमारे देश से महात्मा गांधी को खोया है, हमारे देश से इंदिरा जी को खोया, हमारे देश से राजीव गांधी को खोया, हमारे देश से बेअंत सिंह को खोया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके किसी नेता का एक नाखून भी खोया क्या इस देश के लिए? क्या बात करें? आपका इतिहास बड़ा गौरवमयी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बहुत संयमित है, संतुलित है, संतोषी है। वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी तेज बोलता, जोर से बोलता, झट बोलता, उसके सामने वो सुनने लग जाता और लास्ट में अपनी गर्दन हिला देता। गर्दन मत हिलाइए, ये गर्दन हिलाना देश के लिए बुरा हो जाएगा। जो 27 साल से गुजरात की जनता भोग रही, आने वाले समय में राजस्थान की जनता भोगेगी। गर्दन नहीं हिलाइए, आंख मिलाइए सामने वाले से, और अपनी कांग्रेस की विरासत को बताइए, और शेर की तरह दहाड़िए और मुकाबला कीजिए, उनका मुंह चुप कीजिए, और कांग्रेस को पुनः 2023 में सत्ता में लाइए। आज गोपजी भाई साहब कह रहे हैं जब मैं पार्टी का बन के मंच पे बोलता था तो लोग कहते थे गोपजी को ये शेर कहां से आया? ये शेर आप में से आया। और जब एक शेर जब राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाकर अपना मुकाम बना सकता है तो आप हजारों और लाखों शेर हैं इंटक के। और इसलिए मैंने कहा राहुल जी को कि राहुल जी, कांग्रेस के बनाए हुए कानून 44 जिसमें मजदूर पूरा सुरक्षित है, जिसमें हमें 8 घंटा काम करने का अधिकार है, 8 घंटा परिवार के साथ सामाजिक सरोकार करने का अधिकार है, और बचे हुए 8 घंटे में हम 4 घंटा इंटक के लिए और 4 घंटा कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जब हमारे को 12 घंटे का कानून से बाध्य हो जाएंगे तो हम न कांग्रेस का काम कर पाएंगे न इंटक का कर पाएंगे। और ये मोदी जी चाहते हैं कि मजदूर राजनीतिक चेतना खो दे, मजदूर की और किसान की भागीदारी देश के लोकतंत्र और राजनीतिक आंदोलन से हट जाए तो मैं परमानेंट आरएसएस के एजेंडे के आधार पर, नागपुर के एजेंडे पे मैं जिंदगी भर के लिए, मैं और मेरी पार्टी यहाँ शासन करती रहे। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मजदूरों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहला हमला हमारे ऊपर हुआ है। हमारे कानून मजदूर को निकालने के लिए पहले नियम था, उसको नोटिस दिया जाता था। अब 300 मजदूर तक किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दे, उसको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं। हड़ताल पे चला जाए 1 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना। अब हम क्या करें? ऐसे देश में जी सकते जो महात्मा गांधी ने हमें अधिकार दिया। एक गुजरात की धरती जिसने महात्मा गांधी पैदा किया, वल्लभ भाई पटेल को पैदा किया, एक तरफ वो अमित शाह को पैदा किया, जो बना हुआ अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम को मोदी के जीते जी, अरे मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गए, तो मैंने अपने गांव में धूड़ी माता में उनके मरने के बाद उनके नाम पे धर्मशाला, भोजनशाला, मंदिर बनाए। अरे मोदी जी जिंदा है, उनके नाम पर वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, जो भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब सरकार आपकी गुजरात में, मोदी साहब सरकार देश में आपकी, आप नया स्टेडियम बना देते,
और उसका नाम आप रख देते प्रधानमंत्री स्टेडियम, तो हम आपके लिए कहते हैं कि एक अच्छी पहल की है। लेकिन उस वल्लभ भाई पटेल का एक तरफ बड़ा स्टेचू बनाकर आप वाहवाही लूटते और एक तरफ आप उनके स्टेडियम का नाम हटाते, ये दोहरा चरित्र इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जिसने 540 रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया, भारत का निर्माता बना, उस वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के आप स्टेडियम बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे और इस स्टेडियम का नाम बदला जाएगा। मैं आपके बीच में यही कहने के लिए आया हूं कि हमें राहुल गांधी जैसा एक मजबूत नेता मिला, जो बहुत ईमानदार, निश्चल भाव और बहुत नॉलेज पावर वाला, जो उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर चलते हुए जो उन्होंने 5 प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे दंग रह गया कि इस व्यक्ति में कितना नॉलेज पावर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवाड़ की धरती मोहनलाल सुखाड़िया जी से लगाकर गुलाब सिंह जी शेखावत, देवपुरा जी और प्रभाकर साहब, खेमराज जी कटारा और हमारे वर्तमान में सीपी जोशी जी और गिरिजादास रघुवीर जी मीणा, सज्जन जी कटारा और लाल सिंह जी झाला और गोपी शर्मा जैसे कांग्रेस के नेता बैठे, दयाराम जी परमार, प्रीति शेखावत, मांगीलाल जी कराची, पुष्कर जी डांगी। हमारे पास एक एक आला नेता जिसने जीवन में चरित्र के आधार पर जनता की सेवा की है। हम कोई उनसे कम नहीं है। बस यही कहना चाहता हूं कि हम जब एक हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं में ही एंटी इनकम्बेंसी, नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा करें। वो एंटी इनकम्बेंसी हम पारिवारिक हम अगर रोक दें, संगठनात्मक रोक दें, इस कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। और भाई पंकज जी ने कहा कि आने वाले 2023 में हम 8 सीटें जीत के बता सकते हैं। अरे महाराणा प्रताप के पास तो मुट्ठी भर सैनिक थे और उन्होंने हिंदुस्तान की सल्तनत जो साजो सज्जो, जिसके पास हथियारों का जखीरा, हाथियों का जखीरा और अफगानी सैनिकों का जखीरा, लड़ाकू, उन सबको हल्दी घाटी के युद्ध में धूल चटा दी। क्या आप में वो साहस नहीं है? आप में वो हिम्मत नहीं है? अरे आपकी के तो हल्दी घाटी से निकला हुआ, उस मिट्टी से निकला हुआ एक मजदूर यहाँ पर एक इतिहास लिख देता है, एक नई इबादत लिख देता है आपके दम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि हम हमेशा कहते हैं कि मेवाड़ का नाथ राजा एकलिंगनाथ है और वहां के महाराणा दीवान है, और मेरे राजा मजदूर है और मैं उनका दीवान हूं। जो मेरा राजा, मेरा भगवान मजदूर, जो मुझे हुक्म करता है, मैं उसके आदेश की पालना करता हूं। और आगे भी मैं ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि लोग किस्मत को ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। लोगों ये देखिए आप, मैंने बनाई है 4 लाइनें कि किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में, और बाकी को पूछते हैं पंडित, पादरी, ग्रंथी, पीर, फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी श्रमवीरों में। ये तदबीर से तकदीर लिखने वाली कौम है हम। हमारा तकदीर खुद लिखते हैं हम। इसलिए कहना चाहता हूं कि 2023 का तकदीर लिखने के लिए इंटर का हर सैनिक गोविंद बैसा के संदेश गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत तक पहुंचावे। राहुल जी के 9 लाख इंटर के सैनिक, जिनको ये राज्य मंत्री का दर्जा देकर आपकी सरकार ने अनुग्रहित किया है, ये 9 लाख सैनिक आने वाले चुनाव में फौजी बनकर कांग्रेस के परचम के लिए बॉर्डर पर जिस तरीके से लड़ता है सैनिक, वैसे भारतीय जनता पार्टी से बूथ के बॉर्डर पर लड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। 5 बजे मुझे सर्किट हाउस में एक मीटिंग अधिकारियों के साथ है, उसमें जाना है। आप सभी ने आकर जो मेरे को मान सम्मान और जो प्यार मोहब्बत और दिल से जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर के लिए आपका ऋणी हूं। आपको जहां पर भी जरूरत पड़े, मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे इंटर का साथी हो, चाहे उदयपुर का एक साधारण नागरिक हो, वो मेरे को कोई कार्य बताएगा और मेरी क्षमता में होगा, मैं उसके लिए सदैव सेवक बनकर आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए इन 4 पंक्तियों से वाणी को विराम दूंगा कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता, तो गोता तो लगाकर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता,
एक कोशिश तो करके देखो यार। हौसले हो जिनके बुलंद वो आंधी तूफान से नहीं रुकते, हौसले हो जिनके बुलंद वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में कांग्रेस का ध्वज लेकर पहुंच जाते हैं यारो, पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय मजदूर। मैं हमारे विशेष अतिथि महोदय पधारे, हमारे सज्जन कटारा महोदय से निवेदन है कि वो अपना संक्षिप्त में उद्बोधन प्रदान